अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज 19 तारीख़ भी गुज़र गई, बल्कि 20 तारीख़ आ गई और आइनी मसवदा 26वीं आइनी तरमीम का मसवदा जूं का तू पड़ा है। ना तो काबीना में पेश हो सका पास होने के लिए और ना ही हुकूमत आगे ला सकी उसे असम्बली में पेश करने के लिए या सेनेट में पेश करने के लिए। वजह एक ही कि मौलाना कायल नहीं हो रहा है और मौलाना से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायल नहीं हो रही। तो ये एक ट्रियो बनी हुई है और एक तसलीस ऐसी बनी हुई है जो फंस कर रह गई है। अब मौलाना को ये समझ है या नहीं, ज़ाहिर है बहुत ज़ीरक सियासतदान है, बड़े नामवर सियासतदान है, तो कि पीटीआई क्यों कर उनसे इत्तेफाक करेगी। यानी पीटीआई का इत्तेफाक करना इन आइनी तरमीम से ऐसे ही है जैसे अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार देना। यानी वो जो नैरेटिव लेके चल रहे हैं उस नैरेटिव की बुनियाद ही इस बात पर है कि ये असम्बलियाँ और इन असम्बलियों में लोग गलत तरीके से बग़ैर मैंडेट के, जाली मैंडेट के ज़रिए से आए हुए हैं और इनके ज़रिए से पास करदा कोई भी बिल काबिल कबूल नहीं होगा। अब ये कि उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके हरबे से इतनी डिले ज़रूर कर दिया है कि ये अक्टूबर के बिल्कुल उस दिन के करीब पहुंच गया कि जबकि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने रिटायर्ड हो जाना है। तो ये एक ऐसा अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस पे उनकी शाबाशी तो बनती है। और फिर मौलाना के लिए भी तो विन विन सिचुएशन है कि अगर मौलाना ये गाजी बन जाते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, तो वोट बैंक उनका इंटैक्ट रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में अगर मौलाना को किसी तरह से मुकाबले का सामना है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ हुकूमत भी है। और मौलाना को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राम करना है तो कम अज़ कम ये शो तो ज़रूर करना होगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत सीरियस हैं और वफ़ादार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो यूँ ये सिचुएशन बनी हुई है और इसमें सियासत पूरी तरह दाखिल है। इंटरेस्ट एक दूसरे के कायम किए जा रहे हैं, उनको महफूज करने के लिए हरबे और हीले और टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इन टैक्टिक्स की डेमोन्स्ट्रेशन हम बारहा देख चुके हैं। इस तरह जुडिशरी की तरफ से भी टैक्टिक्स हमारे सामने हैं कि दूसरा वजाहती बयान उन 8 जजों की तरफ से जिन्होंने 12 जुलाई के फ़ैसले में तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देने के हक़ में वोट दिया था या हक़ में फ़ैसला दिया था, वो इस बात की गमाज़ी करता है ये दूसरा वजाहती नोट कि वो भी पूरी तरह स्टेक होल्डर हैं और तासुर दे रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं कि वो स्टेक होल्डर हैं। अब अगर वो कल को चीफ़ जस्टिस बन जाते हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ या दीगर सियासी जमातें जो आइनी तरामीम के हक़ में हैं और जुडिशल रिफॉर्म्स करना चाहती हैं, उनके लिए तो वो आसान साबित नहीं हो गया औकात। लिहाजा उनकी कोशिश ये होगी कि ये सेटअप यानी इनमें से जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस मुनीब हों या कोई ऐसा जज ना आए चीफ़ जस्टिस के तौर पर जो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। और मुश्किलात भी डेफिनेटली पैदा होंगी। इंडिकेशंस पहले ही दिए जा चुके हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से कमेंट्स जो सामने आए हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से हैं और उन कमेंट्स में तो बारहा ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा है। तो ये है जनाब सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में, ये है सूरत हाल पार्लियामेंट में और ये है सूरत हाल पॉलिटिकल कॉर्नर्स में। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो दरदारी बारहा कोशिश कर चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये कंसेंसस डेवलप हो जाए, लेकिन ये कंसेंसस डेवलप होता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि एक की जीत है तो दूसरे की हार है यकीनन। और मौलाना फजलुर रहमान को स्टेटस को कैसे सूट करता है अनटिल अनलेस को बहुत बड़ी ऑफ़र ना हो मौलाना फजलुर रहमान को और मौलाना फजलुर रहमान ये समझे कि ये ऑफ़र उसके लिए बहुत मुफीद है। और ऐसा होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा कि पॉपुलर वोट या इस हद तक कि सोशल मीडिया पर पॉपुलर वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और कोई सियासी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब जाती है तो उसके लिए कम अज़ कम इतनी सिक्योरिटी ज़रूर है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में कि वो आइंदा इलेक्शन में कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना का एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह भी है
कि मौलाना का मैंडेट जो खैबर पख्तूनख्वा में था, वो मैंडेट 8 फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में चला गया। वो कहते हैं झुर्लू फिरा, लेकिन झुर्लू फिरने वालों में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ज़िम्मेदार ठहराते हैं। तो इस तरह से इल्ज़ामात भी हैं, साथ भी है, शायद सियासत से इसी का नाम है। दूसरी तरफ मसाइल ये हैं कि मईशत तो कदरे बेहतर चल पड़ी है, लेकिन यार ये जो इन्वायरमेंट का मसला है ना, ये हल होने वाला नहीं है। क्लाइमेट का मसला बहुत ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर रहा है और लाहौर और गिरदोनवाह पे अभी से ही धुंध कह लें, स्मोक कह लें, या गर्द और गंदगी फ़िज़ा के अंदर इस कदर है कि बाकायदा स्मेल आती है। कुछ इलाकों में तो जाते हुए फ़िज़ा के अंदर ऐसी फैली हुई है, और मेरे ख़्याल में इसमें हमारे अपने गुनाह भी शामिल है। ख़ास तौर पर वो लोग, हम समेत वो लोग जो प्लास्टिक वेस्ट को सही तरीके से ठिकाने नहीं लगाते, उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें फ़िज़ा के अंदर ही रह जाती हैं और प्लास्टिक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स का हिस्सा बनकर हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं। इंतहाई इंजूरियस हैं, अगर वो पानी में जाते हैं तो इंजूरियस है। और मैं हैरान हूँ कि मरीम नवाज़ ने बड़े तमतराक के साथ दावे किए थे कि वो प्लास्टिक बैग्स का ख़ात्मा कर देंगे पंजाब के अंदर से। वो ख़ात्मा तो दूर की बात, अब प्लास्टिक बैग्स तो ऐसे लगता है कि फ़सलों की जगह उगाए हैं ज़मीन पर, और कोई सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पे प्लास्टिक बैग्स का ढेर ना लगा हो। और कोई भी मार्केट में आप चले जाएं और रात के वक्त या सुबह सवेरे आप चले जाएं तो आपको यूँ लगेगा कि ये मार्केट तो कहीं गंदगी का ढेर थी, चाहे अनारकली हो लाहौर के अंदर, चाहे शालमी का इलाका हो, चाहे कहीं और इलाका हो। तो ये भी एक सूरत हाल है कभी। तो ये दो चीज़ें मेरे नज़दीक तो ये बड़ी इंतहाई अहमियत की हामिल है कि मैक्रो लेवल पे तो ये है कि सियासत और सियासी जो सिस्टम है इसको स्मूथली चलना चाहिए, और माइक्रो लेवल पे हमारे अपने रवैये भी बेहतर होने चाहिए। और हम भी डीपोलिटिसाइज हो चुके हैं या समझते ही नहीं हैं पॉलिटिक्स को। और कुछ लोग जो अपने आप को समझते हैं सियासी तौर पर आगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ हाईजैक्ड हैं जहनी तौर पर। वो ये नहीं सोच पा रहे कि ये ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स हैं मुख्तलिफ़ सूरतों का, मुख्तलिफ़ ख़राबियों का जो गुज़श्ता 30-40 सालों से चली हुई हैं, और बार बार मार्शल लॉ और सेमी मार्शल लॉ और सूडो मार्शल लॉ और सूडो जमहूरियतों के दरमियान जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ गैर जमहूरी है। और हमारी परवरिश और हमारी अच्छी तरबियत करने के बजाय जमहूरी बुनियादों पर उसने हमें डिक्टेटरशिप की तरफ माइल कर दिया है। यही वजह है कि सियासी जमातों के अंदर भी डिक्टेटरशिप है, और इस कदर सराहत कर चुकी है कि यूँ लगता है कि कल्ट्स बन चुके हैं, और उन कल्ट्स की वजह से लोग उनकी पूजा करते हैं अपने सियासी रहनुमाओं की, जबकि उनकी गलतियाँ भी दरगुजर करते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है, इसका हल होना चाहिए। और हमें सियासी थेरीज भी पढ़नी चाहिए, डेमोक्रेसी के असूल व ज़वाबित भी पढ़ने चाहिए कि सिर्फ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट की हद तक रहेगी तो कभी भी डेमोक्रेसी नहीं होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी की शुरुआत तो घर से, घर के बाहर मोहल्ले से यूनियन काउंसिल, टाउन, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे तरबियत होती है। ना डेमोक्रेसी इधर है लोकल बॉडीज़ में, ना डेमोक्रेसी कॉलेजेस में, यूनियंस की सूरत में, ना वर्क प्लेसेस पे है। तो फिर ये ऐसे ही है ना कि जिसका दिल चाहे हाईजैक कर ले और कुछ अरसे के लिए जज्बाती तौर पर हमें अपने साथ अटैच कर ले, और हम ये समझें कि शायद कोई सेवियर ऑफ द नेशन आ गया। ऐसी कोई बात नहीं है। हमें ख़ुद ही उठना होगा और ख़ुद मेहनत करना होगी और ख़ुद सीखना होगा और ख़ुद जवाबदेह बनाना होगा लोगों को जिनके पास अख्तियारात हैं। नहीं तो रोते रहें।